Hey dear student, welcome back to the class of physics, the finest and easiest way to learn the concept with Akshay sir. Today we will discuss about our new session and that is depend on Newton rings. This lecture is a totally part of optics. क्या होती है न्यूटन रिंग्स, एकदम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं. इसके यूजेस क्या है, इसके पर्पस क्या है, एकदम फील करा देंगे आपको कि न्यूटन रिंग्स एक्चुअल में होती क्या है. Because this channel you feel and realize that you fall in love that subject. तो स्टार्ट करते हैं. यस, माय नेम इज अक्षय एंड दिस इज योर खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल अक्षय सर फिजिक्स. तो कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए. और जो बहुत ही आलसी लोग हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर इस लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकता है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. तो क्या होती है न्यूटन रिंग्स. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले न्यूटन रिंग्स का बेस, जिसको अपन बोलते हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले उसकी बेसिक थ्योरी क्या है उसको एक बार रिकॉल करते हैं. अगर मान लो अपने पास में कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और उससे दो अलग अलग टाइप की वेव निकलती हैं और वो दोनों वेव्स किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती है, तो वहाँ पर होता है आपका व्यतिकरण. याद रहे, उन दोनों वेव के बीच में पथांतर होना बहुत ज़रूरी है. यानी कि मेन और मुख्य शर्त क्या है, दोनों वेव्स के मध्य अगर पथांतर है तो वहाँ पर मिलता है आपको व्यतिकरण प्रतिरूप. अब व्यतिकरण भी दो टाइप का था. एक को आपने बोला था संपोषी व्यतिकरण और एक था विन्यासी व्यतिकरण. अगर दोनों वेव्स चलती हुई समान कला में मिलती है तो वहाँ पर मिलता है आपको संपोषी, मीन्स एक ब्राइट फ्रिंज, जिसको आप दीप्त फ्रिंज बोलते हो. और अगर मान लो दोनों वेव्स चलती हुई अपोजिट कला में मिलती है, विपरीत कला में मिलती है, तो वहाँ पर मिलता है आपको विन्यासी व्यतिकरण, जिसको आप बोलते हो डार्क फ्रिंज. ठीक है. मुख्य शर्त जिसको सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है और वो है दोनों वेव के मध्य पथांतर होना बहुत ज़रूरी है. ठीक. अब आपने जो बोला है फ्रिंजेज, याद करो यंग का द्विस्लिट का प्रयोग. एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया था, उससे आपने क्या किया, ये लाइट निकल रही थी वेवलेट्स के फॉर्म में, तरंगागर के फॉर्म में, और एक गत्ता लिया, उसके ऊपर दो छेद किए थे, जो दो होल थे S1 और S2. वहाँ से वो तरंगागर पास आउट हुए थे. तो उन तरंगागरों ने विवर्तन की घटना की वजह से पास आउट होने पर अलग अलग तरंगागर बनाए थे. याद करो, गोलीय तरंगागर था और एक गोलीय तरंगागर, एक बिंदु स्रोत जो होता है गोलीय तरंगागर का बिंदु स्रोत है, मतलब कि द्वितरंगिकाओं का सिद्धांत आ गया याद. तो उसकी वजह से वो जो तरंगागर थे एक दूसरे के ऊपर जहाँ पर मिल रहे थे वहाँ पर पर्दा लगाया था. उस पर्दे के ऊपर आपको कुछ फ्रिंजें मिली थी. पहले ब्राइट फ्रिंज, सेंटर वाली ब्राइट थी, उसके बाद में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट. वो जो फ्रिंजें हैं एक्चुअल में दैट इज़ न्यूटन रिंग्स. लेकिन वो तो पर्दे पर थी और वो प्लेन थी. लेकिन यहाँ पर अपने को जो फ्रिंज मिलेगी वो फ्रिंज वलय आकार की होगी, इसलिए इसको वलय आकार बोला जाता है. और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये न्यूटन ने किया था, इसलिए इसको आप न्यूटन रिंग्स बोलते हो. सर पहले तो ये बताओ कि एक्सपेरिमेंट था क्या. लेकिन सबसे पहले पर्पज़ क्या है, मतलब कि अपन इसकी हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो आप न्यूटन रिंग्स की हेल्प से किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हो, वेवलेंथ. दूसरा, आप किसी द्रव की यानी कि न्यूटन रिंग्स की हेल्प से किसी द्रव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर सकते हो. सबसे पहले तो सर वो बताइए एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे बनी थी न्यूटन रिंग्स. सुनना ध्यान से. न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे जिसको अपन बोलते हैं अपने दादाजी एज थे. उन्होंने क्या किया, एक कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत लेंगे जिससे क्या निकलेगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलेगी. अब हम ये जानते हैं कि गोलीय तरंगागर से हम इंटरफेरेंस की घटना नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि क्या किया था, एक उत्तल लेंस रखा था. याद करो यंग के द्विस्लिट के प्रयोग के अंदर उस गोलीय तरंगागर को कैसा बनाया था, समतल बनाया था. तो यहाँ पे भी वही करने वाले हैं. कोई
उत्तल लेंस रखते हैं। किस लिए? ये जो तरंगागर है, यानी कि ये जो रेज आ रही है, इनको समतल करने के लिए, मतलब तरंगागर को समतल करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, ये जो स्रोत है ये इस लेंस के फोकस पे रखा है। मान लो यहाँ पे लाइट आपतित होती है, और हम ये जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो रेज होती है वो 90 डिग्री ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से आने वाली रेज मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये लो, यहाँ पे न्यूटन ने क्या किया, एक समतल कांच की प्लेट रखी, एक ग्लास की प्लेट, वो भी कितने डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर। क्यों? क्योंकि ये जो रेज है, इन रेज को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ना है। तो 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ना है, तो यहाँ पे लो सही है। यहाँ पे भी मान लो कि एक रेज आ रही थी, अब यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पर है ये ग्लास की पट्टिका, यहाँ पे भी 45 डिग्री के ऊपर है। तो नॉर्मल सी बात है, अब ये 45 डिग्री पर क्यों रखी? क्योंकि इस रेज को 90 डिग्री पर मोड़ना है। तो ये इस टाइप से परावर्तित होगी, यहाँ पे भी क्या होगी? परावर्तित होगी। और यहाँ पर न्यूटन ने क्या किया, एक समतलोत्तल लेंस रखा। और इसके नीचे जस्ट सेम इसी टाइप की एक ग्लास की प्लेट रखी। सर इतनी मेहनत की थी न्यूटन ने? बिल्कुल की थी। अब एक वर्णी प्रकाश स्रोत की वेवलेंथ भी तो ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, ये दोनों ग्लास है, सुनना ध्यान से। ये समतलोत्तल लेंस है और ये ग्लास की पट्टिका है। इसके नेम लिख देते हैं, कांच की प्लेट, ये समतल लेंस, इसको कॉनकैव लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये फिर क्या हो जाएगी? कांच की प्लेट हो जाएगी, ये उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। और याद रहे ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत ही होना चाहिए। अपन व्यतिकरण की घटना सिर्फ और सिर्फ एक वर्णी प्रकाश स्रोत से ही करवा सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या आप सुनो। सबसे पहले ध्यान से सुनो, ये कांच की प्लेट है और यहाँ पे है आपका एक समतलोत्तल लेंस। तो दो कांच के बीच में यहाँ पर क्या होता है, ये थीटा एंगल पे है, याद रखना ये एंगल है थीटा। दोनों के बीच में मतलब कि एंगल बन रहा है थीटा। और दो कांच के बीच में जो ये मीडियम होता है, वैसे तो एयर है, लेकिन याद हो तो आपको हमने ये मृगमरीचिका का केस पढ़ा था। और मृग तृष्णा के केस के अंदर जब मान लो कि लाइट किसी अर्थ के ऊपर गिरती है तो अर्थ की जो सतह होती है उसको गर्म करती है। तो सतह को जब गर्म होगी तो उसके पास की जो एयर होती है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और एयर के थोड़ा बहुत गर्म होने की वजह से एयर अपना मीडियम चेंज कर लेता है, मतलब कि या तो वो डेंसर हो जाता है या वो विरल हो जाता है। मतलब दोनों में से कोई एक होता है, या तो विरल या सघन। ठीक है, थोड़ा सा गर्म होने की वजह से भी दोनों में चेंज आ गया, यानी कि उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, दो ग्लास के बीच की जो एयर होती है उस एयर का मीडियम कुछ अलग होने की वजह से यहाँ पर एक वायु की फिल्म बनती है। वायु की फिल्म बन जाती है। और ये जो वायु की फिल्म होती है इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो अबाउट 1 के इक्वल होती है। म्यू का मान 1 के बराबर होता है। और इस वायु फिल्म की वजह से ही
मतलब मेनली इस फिल्म की वजह से ही अपने को न्यूटन रिंग्स देखने को मिलती हैं। सर ऐसे कैसे? सुनो होगा क्या, जब ये रेज इसके ऊपर आपतित होती है तो आपतित होने की वजह से यहाँ पर सुनो, जैसे समझो कि नॉर्मल सी बात है 90 डिग्री के एंगल पर आपतित हुई तो यहाँ पर इस टाइप से गिरेगी, यहाँ पे भी इस टाइप से गिरेगी। और यहाँ देखो ऊपर का मीडियम अलग है, ये नीचे का मीडियम कुछ अलग है। तो मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ पर होगा परावर्तन का केस। यूँ समझो ये जो रेज होती है, एक रेज चली जाती है ऐसे, मतलब कि जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर लौट जाएगी, ये लो। और सेम यही घटना होती है यहाँ पर, जिस एंगल पर आई, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, ये लो। और होगा क्या, यहाँ पर मीडियम कुछ अलग होने की वजह से, यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में मीडियम कुछ अलग होने की वजह से ये रेज अपने मतलब कि अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। याद करो अपवर्तन का केस, और अपवर्तन के केस के अंदर ये थोड़ा सा विचलित होगी तो या तो ये विलंब से दूर हटेगी या पास आएगी। तो नॉर्मल सी बात है, ये कांच है और अंदर का मीडियम कम है, मतलब कि सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है तो थोड़ा सा ये क्या होगी, अपने पथ से विचलित होगी। यूँ समझो कि ये यहाँ पे थोड़ा सा विचलित हुई और यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद में इस कांच की पट्टिका के ऊपर गिरेगी और कांच की पट्टिका पर गिरेगी। और कांच की जो पट्टिका होती है, ग्लास की प्लेट, यहाँ पे भी क्या होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तन होने की वजह से ये इस टाइप से ये भी यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे भी सेम घटना होगी। ये थोड़ा सा ऐसे और उसके बाद में यूँ समझो और जहाँ पर ये दोनों रेज मिलती है और यहाँ पर अपन लगा देते हैं एक माइक्रोस्कोप, ये लो। और इसके अंदर इन दोनों रेज के व्यतिकरण प्रतिरूप को देखा जाता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और अपने को क्या दिखता है, यहाँ पे व्यतिकरण तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो वेव है, एक तो ये वाली और ये वाली, इसको अलग अलग बनाते हैं। यूँ समझो कि ये वाली जो वेव है जो ब्लैक कलर के अंदर आपको दिख रही है, ये तो आई सिर्फ और सिर्फ इस समतलोत्तल लेंस से अपवर्तन की वजह से। और दूसरी जो रेज है ये आ रही है यहाँ से, यहाँ से, और दूसरी रेज आ रही है यहाँ से। मतलब ये वाली रेज जो है ये तो है समतलोत्तल लेंस की अपवर्तन, ये परावर्तन से, और दूसरी जो रेज है वो रेज है ग्लास की प्लेट से परावर्तन की वजह से, ठीक है। और दोनों रेज जहाँ पर मिलती है वहाँ पर व्यतिकरण जरूर होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि व्यतिकरण की मुख्य शर्त ये है कि दोनों रेज के मध्य पथांतर होना जरूरी है। अब पथांतर हो तो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं। यहाँ पे ठीक है, ये ग्लास की प्लेट है और यहाँ पर समतलोत्तल लेंस है। यहाँ से रेज आई इस टाइप से, ये लो, ये रेज आई, यहाँ पे गिरेगी और यहाँ गिरेगी तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री के एंगल पर गिर रही है। तो ये सतह वक्राकार हुए हैं, देखो ध्यान से, सतह वक्राकार होने की वजह से ये जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर नहीं जाएगी। अगर प्लेट प्लेन होती तो आप कह सकते थे कि जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर लौट जाएगी, लेकिन प्लेट वक्राकार होने की वजह से ये परावर्तित हो जाएगी इस टाइप से। लेकिन यहाँ का मीडियम, इसका कुछ पार्ट तो परावर्तित हो गया, ये लो, इस टाइप से आई, इस टाइप से निकल गई, और यहाँ पर
मीडियम अलग अलग होने की वजह से ये थोड़ा सा क्या होगी, अपने पथ से विचलित होगी यहाँ पे, और यहाँ पर फिर ग्लास की पट्टिका से इसका हो जाएगा परावर्तन। मतलब कि दोनों रेस के मध्य पथांतर है, कितना है, ये इस पार्ट, ये वाला, ये इसका क्या है, पथांतर है। और पथांतर होने की वजह से ये दोनों रेज जहाँ पर भी मिलती हैं वहाँ पर इंटरफेरेंस जरूर होगा, यानी कि व्यतिकरण जरूर होगा। और वही जो व्यतिकरण प्रतिरूप होता है एक्चुअल में, दैट इज़ न्यूटन रिंग्स। अब ये गोलाकार क्यों होती है इसकी भी डिटेल से चर्चा करने वाली, लेकिन फिलहाल सबसे पहले इंटरफेरेंस जो दिखता है आपको वही होती है न्यूटन रिंग्स। और वो जो इंटरफेरेंस होता है, जो व्यतिकरण प्रतिरूप आपको दिखाई देता है, वो कैसा होता है, गोलीय होता है। मतलब कि वो जो फ्रिंजें होती है वो किस इस टाइप से होती है, इस टाइप से। और इसकी खास बात ये है इन न्यूटन रिंग्स की कि जो सेंटर का पार्ट होता है वो सेंटर का पार्ट डार्क होता है। मतलब कि सेंटर की जो फ्रिंज होती है उस फ्रिंज को आप बोलते हो डार्क, सेंटर की डार्क होती है। और यंग के द्विसलिट प्रयोग के अंदर जो पर्दे पर अपने को फ्रिंज मिली थी वो फ्रिंज सेंटर की थी ब्राइट, ठीक है। तो ये डार्क फ्रिंज अपने को मिली। अब ये हुआ क्या, इंटरफेरेंस। और जो आपने माइक्रोस्कोप में देखा वो एक्चुअल में इंटरफेरेंस था, जो दोनों रेस के मध्य पथ के अंतर होने की वजह से आया था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और यही क्या है एक्चुअल में, ये न्यूटन वलय है, न्यूटन रिंग्स है। अब एग्जाम के अंदर इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, नोट्स सर, नोट्स तो बनवाए नहीं आपने, हमारी कॉपी तो खाली पड़ी है। सुनो, लिखोगे क्या, कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, इस एक वर्णी प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र निकल रहे हैं, या यूँ समझो कि यहाँ से रेज आ रही है और उन रेज को हमने उत्तल लेंस के ऊपर आपतित करवाया। तो उत्तल लेंस के फोकस से आने वाली जो रेज होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेज एक ग्लास की प्लेट के ऊपर, जो कि 45 डिग्री के एंगल पर रखी गई है, उसके ऊपर आपतित होती है। और 45 डिग्री एंगल पर जो ग्लास प्लेट रखी गई है वो किरणों को 90 डिग्री पर मोड़ती है। अब ये 90 डिग्री के ऊपर आपतित होने वाली, के परावर्तित होने वाली जो रेज हैं ये समतुलतल लेंस के ऊपर आपतित होती हैं और आपतित हो रही है, और वो किरणें क्या होगी, परावर्तित होगी। और याद रखना, जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर नहीं लौटेगी। ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में होगा जिस केस के अंदर प्लेट समतल हो। प्लेट समतल है, जिस एंगल पर आई उसी एंगल पे लौट जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सतह वक्राकार है, नीचे वाली ये सतह वक्राकार है, और वक्राकार सतह होने की वजह से ये अपना एंगल चेंज करेगी। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये तो चलो मान लेते हैं कि वक्राकार सतह, लेकिन नीचे वाली प्लेट तो समतल है, उसको क्यों नहीं आपने उसी एंगल पर भेजा। तो ध्यान रहे, वो बीच में जो वायु की फिल्म बनी है ना, उसने मीडियम चेंज कर दिया है। अब मीडियम चेंज है तो ये जो रेज है ये यहाँ से समतल आ तो रही है, ये वाली देखो ये समतल आ तो रही है, ये होना तो एक्चुअल में यहाँ पे गिरनी चाहिए, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से इसने अपना पाथ चेंज किया। और पाथ चेंज करेगी तो थोड़ी सी भी अगर मुड़ी है, तो थोड़ी सी मुड़ी है तो उतनी ये परावर्तित भी होगी, ठीक है। तो परावर्तित होगी तो ये वापस इस टाइप से निकल जाएगी, ठीक है। और दोनों रेज जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर आपका इंटरफेरेंस मिलेगा। और ये जो फ्रिंजें मिलती हैं ये वलयाकार होती है, सेंटर वाली डार्क होती है, उसके बाद में ब्राइट, उसके बाद में फिर डार्क, यानी कि ये डार्क हो जाएगी, ये ब्राइट हो जाएगी, भाई सेम का सेम, एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट, इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से कि एक्चुअल में अगर ब्राइट देती है तो ये किस टाइप से चलेगी, और अगर मान लो कि जैसे एक्चुअल में ये ब्राइट देती है तो ये किस टाइप से चलेगी, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होता है सुनो। अब ये अपने काम का नहीं है, इसको अपन इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर इंटरफेरेंस के लिए अपन 3 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला तो दोनों वेव्स के मध्य क्या होना चाहिए, पथांतर होना चाहिए। दूसरा, अगर अपने को ब्राइट मिलती है तो
दोनों रेज के मध्य पथांतर होना कितना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। और अब अगर अपने को डार्क मिलती है तो दोनों रेज के मध्य, दोनों वेव्स के मध्य पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। तीन चीज़ें वही सेम का सेम, कौन सा, संपोषी, विन्यासी। ठीक है। अब पाथ डिफरेंस, नॉर्मली हम ये जानते हैं कि इस टाइप से अगर रेज आ रही है और अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, और ये वायु फिल्म जो है उसका अपवर्तनांक म्यू लगभग बराबर कितना है, 1 है। तो जो पाथ डिफरेंस हमने निकाला था वो कितना था, 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्बडा बाई 2। इसको याद कर लेना, जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, या कर लेंगे। ठीक है। मतलब कि ये जो पाथ डिफरेंस है इतना, किस किस के बीच में, समतुलतल लेंस और ग्लास की प्लेट के बीच में जो पाथ डिफरेंस है जिसकी वजह से वो रिंग्स बनी, वो पाथ डिफरेंस है 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्बडा बाई 2। अब यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू है वायु फिल्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू का मान वायु फिल्म का अपवर्तनांक। ठीक है। टी क्या है, ये जो समतुलतल लेंस है और ये कांच की प्लेट है, इनके बीच की मोटाई। और ग्लास की मोटाई। ठीक है। आर क्या है, आर हो गया आपका परावर्तन कोण। थीटा क्या है, ये वाला, यानी कि समतुलतल लेंस और ग्लास के प्लेट के बीच का एंगल। ठीक है। थीटा ये लिख देंगे, इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। और क्या रह गया, लैम्बडा बाई 2 रेज के लिए, यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है। ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो अगर वहाँ पर सबसे पहले क्या मिल रही है आपको, डार्क फ्रिंज मिल रही है, उसके बाद में ब्राइट मिल रही है। हम ये जानते हैं कि मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा या जिसको आप बोलते हो ब्राइट फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेज। ठीक है। अगर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है तो उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, याद करो, डेल्टा एक्स इजिकल टू 2n, आ रहा है क्या याद, कितना था 2n, या आपने ऐसे लिखा था इसको E1 इंटू में लैम्बडा बाई 2। हाँ सर, आ गया याद, आएगा क्यों नहीं, ओबियस सी बात है, आना ही चाहिए। E1 के लिए आप क्या लिखते हो, डेल्टा एक्स इजिकल टू 2n इंटू लैम्बडा बाई 2, ऐसा ही होता है। मतलब कि संपोषी व्यतिकरण या ब्राइट फ्रिंज का केस ये कहता है कि पथांतर कितना होना चाहिए, 2n इंटू लैम्बडा बाई 2, अगर वहाँ पे ब्राइट मिल रही है तो। और ये बोलता है कि पाथ डिफरेंस इतना आएगा तो आपके पास में क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, या पाथ डिफरेंस ये है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए दोनों पाथ डिफरेंस को इक्वल कर दो, ये पाथ डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस अगर इक्वल हैं तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो रख दो इक्वल। 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्बडा बाई 2। हम क्या करते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं। ठीक है। कुछ भी ले लो, माइनस ले लो, प्लस लो, बात एक ही है। इक्वल टू 2n इंटू में लैम्बडा बाई 2। ठीक है। इस लैम्बडा बाई 2 को उधर ले जाते हैं, 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा इक्वल टू ये 2n इंटू में लैम्बडा बाई 2 माइनस लैम्बडा बाई 2। यहाँ से 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 2n माइनस 1। ये लो, ये इनके बीच में रिलेशन आ गया। अब हम केस करते हैं, मतलब कि वो जो कांच की प्लेट 45 डिग्री के एंगल पर क्यों लगाई थी, यहाँ पे काम आएगी, सुनना।
45 डिग्री के एंगल पर लगाई, मतलब कि रेज एकदम 90 डिग्री के एंगल पर आ रही है। ठीक है, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पर आ रही है तो समतल प्लेन लेंस के लिए या प्लेन ग्लास के लिए वो एंगल 0 डिग्री होगा, यानी कि जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल पर जाएगी वापस। मतलब कि आ रही है उसके लिए आप एंगल लिखते हो आई, जा रही है उसके लिए आप लिखते हो आर। प्लेन के लिए तो प्लेन है तो आर का मान 0। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो एक बात को कि आप जो लेंस लेते हो लेब के अंदर, वो लेंस भी तो लगभग प्लेन ही होता है। वो कौन सा वक्राकार होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि वो एकदम समझ गए, यू नो बेटर, मतलब कि एकदम ऐसे तो होगा नहीं पूरा का पूरा, मतलब वो प्लेन ही होता लगभग, तो उसको प्लेन मानते हैं। तो प्लेन मानेंगे तो स्पेशल केस के लिए मतलब कि वो प्लेन है तो आर का मान तो obvious सी बात है 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्लेन है तो थीटा भी तो 0 है, क्योंकि अगर मान लो जैसे एक समतल कांच की प्लेट को आप किसी टेबल पर रखते हो, तो टेबल पर रखोगे तो उनके बीच में मतलब कोई स्पेस नहीं रहेगा, मतलब एंगल 0। तो आपने बोला कि वो जो ग्लास लिया है, समतलोत्तल लेंस लिया है, वो भी प्लेन के इक्वल है लगभग। ऐसे तो नहीं कह सकते कि एकदम कंप्लीटली वो प्लेन है, लेकिन वो लगभग इक्वल माना जाता है। तो थीटा के अल्प मान के लिए थीटा को 0 कर देते हैं। तो थीटा के अल्प मान के लिए थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से कोस आर प्लस थीटा, यानी कि कोस आर प्लस थीटा दोनों 0 हो गए, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सही है, यहाँ से 2 म्यू टी, ये तो 1 हो गया, इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 2n-1। ये लो, ठीक है। ये जो रिलेशन आया है इसकी हेल्प से अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और वेवलेंथ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये n की वैल्यू है इस सेंटर से फ्रिंज की, मतलब कि कौन सी फ्रिंज है, जैसे पहली डार्क हो गई या दूसरी डार्क हो गई या तीसरी डार्क हो गई। ठीक है, वो अपन नॉर्मली जानते हैं। ठीक है, ये था ब्राइट फ्रिंज के लिए, अगर वहाँ पे दीप्त फ्रिंज मिलती है। अगर डार्क हो तो क्या होगा, डार्क के लिए भी कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उतार लिया, इरेज कर दें। ओके, उसके बाद में मिनिमा के लिए, यानी कि विन्यासी व्यतिकरण या डार्क फ्रिंजेस के लिए, डार्क या मिनिमा। ठीक है, मिनिमा अगर बनेगा, मतलब अगर फ्रिंज काली है, काली का मतलब अदीप्त है, तो याद करो पथांतर आया था डेल्टा एक्स इक्वल टू ओड इंटू लैम्बडा बाई 2। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ओड क्या होता है 2n+1 या -1 इंटू लैम्बडा बाई 2। ठीक है, अगर डार्क है तो ये बोलता है कि, यानी कि इंटरफेरेंस के लिए जो केस, स्पेशल केस या अपन फॉर्मूला लेते हैं, वो बोलता है कि इतना आना चाहिए पथांतर, लेकिन ये बोलता है कि इतना आना चाहिए तब डार्क बनेगी। दोनों को इक्वल कर देते हैं, डार्क के लिए शर्त आ जाएगी, डेल्टा एक्स कितनी है 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा इक्वल टू, ये इक्वल नहीं प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, एक ही बात है, लैम्बडा बाई 2। यहाँ से लैम्बडा को उधर लेके जाओ, 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा प्लस नहीं माइनस 2n लैम्बडा बाई 2 माइनस लैम्बडा बाई 2, ये इधर जाएगा, यानी कि ये इधर जाएगा माइनस का लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 से लैम्बडा बाई 2 कैंसिल। ये एक मिनट 2 से 2 कैंसिल, 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा और ये n लैम्बडा आ गया। यहाँ से आर प्लस थीटा, वही स्पेशल केस सेम का सेम, स्पेशल केस आर थीटा दोनों को क्या कर दो 0 के बराबर कर दो। ठीक है,
और यहाँ से ये पूरा 1 हो गया तो 2 म्यू टी इक्वल टू एन लैम्डा। ये लो, ये केस आ जाएगा जब वहाँ पर फ्रिंज मिलेगी आपको डार्क। ठीक है, इस टाइप से अपन क्या करते हैं, जो न्यूटन रिंग्स होती हैं उनकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं। ये इसकी बेसिक थ्योरी थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ये जो न्यूटन रिंग्स होती हैं ये गोलाकार ही क्यों होती हैं। अगर ये गोलाकार है तो इसका डायमीटर कितना होता है, इसकी रेडियस कितनी होती है, कंप्लीट चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, मज़े में रहिए, मस्त रहिए। आई होप आज के लेक्चर के अंदर आपने एंजॉय किया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।